सबसे पहले आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथियों इसके अलावा हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट में बताइए कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए भाई। देखो, 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? एक कैलेंडर क्वेश्चन दोस्तों। कैलेंडर हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। और साथियों कैलेंडर की अगर मेरे भाई मैं बात करूं आपसे, तो देखो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का एक नंबर है जो बेवफा निकली है, जिसका नंबर 144 025 036 146। ये आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के या बेवफा गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के याद रख सकते हैं इसको, है ना। तो 144 025 036 आपको एक नंबर याद रखना है, इससे आपका पूरा कैलेंडर सॉल्व हो जाएगा इस नंबर ही की मदद से। देखो, ये है जनवरी, ये है फरवरी, फिर मार्च, फिर आता है आपका अप्रैल, फिर आता है मेरा भाई मई, फिर आता है जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, है ना। मैं आपको शानदार प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और इसके अलावा साथियों ये संडे, संडे देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, 7 दिन होते हैं आपके। संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4 और थर्सडे का 5 और आपका फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। इस प्रकार से भाई साहब आपके कोड वर्ड होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, एक हफ्ते में आपके चूंकि 7 दिन होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक होते हैं, तो इस प्रकार आपको कोड करना है। अब 25 मार्च 2006 को आखिर कौन सा दिन था, एग्जाम में आपसे ये बोल रहा है। चलो मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ भाई, 25 मार्च 2006 को आखिर कौन सा दिन था। तो देखो 25 को देखो, एक हफ्ते में चूंकि 7 दिन होते हैं, ये तरीका आप याद रखिएगा। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो 7 से हम भाग दे देते हैं। और मार्च का कोड मैंने आपको बताया था भाई मेरे 4, ठीक है। तो मार्च आया का मार्च की भाई +4 लगा लो। अब 2006 है ना, तो 2006 है, तो एक हफ्ते में चूंकि 7 दिन होते हैं, तो 6 का 7 से भाग दे दो। अब हमें चेक करना है, चूंकि लीप ईयर दोस्तों हर 4 साल में एक बार आता है, कि लीप ईयर है या नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर जब आता है तो फरवरी आपकी 29 की होती है, ठीक है। और हर 4 साल में फरवरी आपकी 29 की आती है। और जिन का बर्थडे 29 तारीख को मनता है, उनका हर 4 साल में मनता है ना। आपके काफ़ी लोग हैं, मेरी जान पहचान में काफ़ी लोग हैं। तो अब 6 का 4 से हमें भाग देना होता है, क्योंकि एक हफ्ते में 4 बार आते हैं। और देखो 4 का 6 से भाग दे तो 4 दूनी 4 एकम 4, यहाँ 2 आता है आपका रिमाइंडर। जो लीप ईयर में साथ में जो क्वोशंट आता है वो हमको एड ऑन करना होता है, बाकी सबके रिमाइंडर करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके 7 का आपने 25 से भाग दे दिया, 7×3 = 21, 4 आपका हो गया भाई सर रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर आपका आया, ठीक है। 4 रिमाइंडर शेषफल आया, +4 हो गया, +6। अब मोस्टली बच्चे क्या गलती कराते हैं मेरे भाई, 7 का 6 से भाग दोगे क्या आएगा मेरे भाई। बहुत से लोग क्या कहते 0 कराते हो, आंसर हो जाता है गलत। बच्चा 6 आएगा ना, आप 7 का 6 से भाग दोगे, ठीक है। आप 6 का 7 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली बात है 6 ही आएगा, किसी डिवाइड थोड़ी ना होगा यार, डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो इसमें 6 ही आएगा। अब प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर आपका एक आ जाएगा मेरे भाई कोसेंट। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, चूंकि हम चेक कर रहे हैं कि आखिर ये लीप ईयर है या नहीं है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक यहाँ पर जो कोसेंट आता है वो आपको यहाँ प्लस ऑन करना होता है। अब 4 + 4 + 6 + 1, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15 हो गया, 15 हो गया ना। अब 15 का 7 से भाग देते, चूंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14 और एक आपका यहाँ पर बचता है भाई साहब रिमाइंडर, यानी कि शेषफल आपका एक बचता है, जो यहाँ पर शेषफल होता है एक बचा। अब जो बच्चा एक चीज आप याद रखिएगा, जो देखो अगर 1998 होता तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सीधा आपका आंसर संडे आ जाता है। मोस्टली बच्चे 98% बच्चे ने संडे टिक कर लिया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। आपने कहा सबसे पहले एक बचा और आपने संडे को टिक करके आप आगे बढ़ गए होगे, लेकिन बच्चा संडे आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, देखो जो 2000 प्लस वाली सीरीज होती है आपको याद रखना है, जो 2000 प्लस सीरीज होती है उसका रिमाइंडर में से हम उसको एक घटाते हैं, रिमाइंडर में से एक घटाते हैं, ठीक है। अगर 1900 प्लस वाली सीरीज है, यानी कि 1999 तक की सीरीज, तो इसमें रिमाइंडर में कुछ भी हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार चीज़ें होती हैं, तो आप रिमाइंडर में से एक घटा देते हैं, एक में से एक घटा दो,
ठीक है, तो आपका जीरो आ जाता है, जीरो शेषफल बचा। अब आप कहोगे सर आपने जीरो किसका बताया, तो मेरे भाई जीरो जो शेषफल है वो आपका होता है सैटरडे का, सैटरडे का होता है जीरो शेषफल, तो सैटरडे को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सैटरडे, यानी कि शनिवार को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं कैलेंडर का। देखो मेरी बेवफा गर्लफ्रेंड का नंबर मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको कभी कैलेंडर को साथ में प्रॉब्लम ही ना बने आपको। मेरी बेवफा गर्लफ्रेंड का नंबर 144 025 036 है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल 10 बार करो और याद हो जाएगा। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे से हम लोग इसकी काउंटिंग चालू करते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक काउंटिंग रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बच्चा, अब 25 मार्च 2006 को हम बात करते तो हम लोग एक हफ्ते में चूंकि 7 दिन होते हैं, अपन 7 कर दिया, मार्च का मैंने कोड लगा दिया, ठीक है। उसी प्रकार साथियों अगर मैं बात करूंगा आपसे इसकी, तो अपन ने यहाँ पर भी ऐसा ही कर दिया, 6 यहाँ पर 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, और 6/4 यहाँ पर जो कि एक हफ्ते में मतलब बेसिकली लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, तो हमने 4 का 6 से भाग दे दिया, ठीक है, 6 को 4 से भाग दे दिया, तो आपका यहाँ पर 1% आ जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर आ गया, और +4 +6 +1 हो गया, यहाँ पर आप एड ऑन कर लेंगे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, चूंकि मैं चेक करता हूँ एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर शेषफल 1 बचता है, और फिर आपका भाई 1 - 1 0 हो जाएगा, चूंकि 2000 प्लस वाली जो सीरीज होती है उसमें से रिमाइंडर में से हमें 1 घटाना हुआ होता है, और 0 आपका शेषफल होता है, 0 होता है कोड सैटरडे का होता है, सैटरडे आपका आंसर हो जाता है, नहीं कि शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी होते हैं सवाल, इसी प्रकार से आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और ये लंबा तरीका जो कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल किताबों वाला तरीका है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और ठीक है भाई, आई होप कि साथियों आपको कैलेंडर का भाई सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आपका आप अगर 2002 में पैदा हुए हैं या हुई हैं पैदा, तो आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो सबसे बढ़िया तरीका बच्चा क्या होता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ आप निकालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालो, ठीक है। और ऐसे आप चीज़ें आपको याद रहेंगी, आप फिर किसी की फिर अपनी निकालिए, फिर अपनी मैडम की निकालिए, अपने बॉयफ्रेंड की आप निकालिए, अपने पापा मम्मी की निकालिए, इन सब की डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे निकालिए, ऐसे आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। और आप देखिए जब आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ें करेंगे तो आपको चीज़ें कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप 2 4 5 लोगों की डेट निकाल सकती हैं कि आखिर कौन से दिन हुए थे, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीका होता है। और ठीक है, और आपको अपकमिंग बर्थडे अगली साल का बर्थडे आना है, तो आप देखिए वही हमारा बर्थडे कौन से दिन में आके आएगा, वो कौन सा दिन होगा, बिना कैलेंडर उठाए बिना कैलेंडर मोबाइल में देखे हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके पूछिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। साथियों सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई ये रहा, देखिए देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है यार, देखो इसमें आपको नीचे दी गई विकल्प आकृति में से कौन ऊपर के चिन्ह के लिए उपयुक्त होगा, इस वाले चिन्ह के लिए उपयुक्त होगा, यानी कंप्लीट आपको फिगर करना है, बेसिकली कंप्लीशन ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी का बच्चों वाला सवाल है। इस साथियों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, काफी जगह पे पूछा गया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों वाला है, इसको फिगर कंप्लीट करना है कुल मिला के। तो फिगर इसमें यहाँ लगा दो, ये हो गया, फिगर हो गया कंप्लीट, बस इतनी सी तो बात ही है यार। तो ऑप्शन नंबर क्या डी सही होगा, डी वाला आपकी आकृति सही होगी, तो डी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लीजिए, राइट आंसर आपका। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा आपके सामने, ये आपका साथियों सिंबल नोटेशन का क्वेश्चन है। यदि क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ इनटू है, टी का अर्थ माइनस है, और के का अर्थ डिवाइड है, तो 18 के 3Q 7J 2T 8 का मान कितना होगा। अब Q का अर्थ है भाई मेरे प्लस है, J का अर्थ इनटू है, और T इक्वल टू है, T का अर्थ है माइनस है, और K का अर्थ है डिवाइड है, ठीक है। तो हमें 18 के 3Q 7J 2T 8 इसका मान कितना होगा, ये मुझे निकालना है। कुल मिला के भाई साहब पुट कर दो, इस टाइप के सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत 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 इजी होते हैं, बच्चों वाले सवाल होते हैं आपको, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 18 के की जगह पर डिवाइड लगा लो, क्या दिक्कत है, 3 हो गया, क्यू की जगह पर प्लस लगा लो, 7 हो गया,
अब जे की जगह पर एग्जामिनर बोल ही रहा है भाई इसमें कुल मिला के चीजें क्या पका पकाया आपको खाना मिल रहा है, बस आपको थाली में परसना है। ठीक है, तो इसमें आपकी रोटी सब पूरी पकी पकाई है, बस आपको थाली में परसना है, बस लगा लो। और टी की जगह पर -8 हो गया। अब यहाँ पर रूल होता है भाई बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड के बाद साथियों आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ का, फिर सब जोड़ते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमने डिवाइड कर लिया मेरे भाई, तो 18 का भाग 3 से दे दो, तो 18/3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। 3 5 या 50, 3 6 या 18, 18 प्लस हो गया। 7 इंटू 2 कितना होता है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 7 इंटू 2 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 -8। अब मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करने का भाई क्या होता है आपका एडिशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के बाद जोड़ते हैं अपन, तो 14 + 6 होता है 20 होता है, 20 में से 8 घटा दो, 20 में से 8 घटा दो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 को टिक कर लिए, 12 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तो यार सवाल करने हुए होते हैं, इतने सरल सवाल हैं। एक ग्रुप डी में कई एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी एसएससी एमटीएस आपका एनटीपीसी में और ईएलपी में काफ़ी जगह पर क्वेश्चन पूछा गया, भरोसा नहीं है चेक कर लीजिए जाकर, है ना। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से साथियों कोई मतलब सिंबल नोटेशन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग गलत कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें करनी है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। चुन लीजिए भाई, जब वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, तो एक तरफ सूर्य, बृहस्पति और सौरमंडल है। ठीक है, तो यार जो सौरमंडल होता है, जो सौरमंडल सोलर होता है, ठीक है, सोलर सिस्टम होता है, उसके अंदर भाई जब सूर्य आता है उसी के अंदर आपका बृहस्पति ग्रह आता है। सूर्य एक तरफ आ गया, एक तरफ आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। एक आपको ये सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा चुका, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है भाई मेरे। ये साथियों प्रैक्टिस सेट ही आप इसको मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, और प्रैक्टिस सेट है आपका जो इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और 1 8 27 125 342 131। ठीक है, और बेसिकली इसमें आपको निम्नलिखित श्रृंखला में आपको जो गलत संख्या की पहचान करना, आखिर इसमें गलत संख्या क्या होगा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। एक हिसाब से सीरीज का ही क्वेश्चन नहीं है, तो बस केवल आपको एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है आपका, है ना। आपको गलत पेयर निकालना है कि गलत पेयर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपसे बच्चा इसलिए हर बार कहता हूँ कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक तो कम से कम क्यूब याद कर ही लो बच्चा। 20 तक नहीं हो रहा, कम से 15 तक क्यूब तो याद हो जाने चाहिए आपको यार, है ना। और इसके अलावा स्क्वायर की बात करें तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो कम से कम। इससे आपको क्या आया क्वेश्चन, आप मान लो 28 का स्कोर आ गया, आपको 28 का याद होगा, तो आपको फिर 28 × 28 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपका टाइम बचता है बच्चा। अब आपको अगर यहाँ पर क्यू याद होता ना, तो आपको 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर होगा, है ना। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, ये चूंकि 1 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और 5 का क्यूब होता है 125, और ठीक है 343 होता है बच्चा क्यूब, ना कि 342 होता है। 343 किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है ना। और ये आपका होता है 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये वाला गलत है, 342 343 होता है, ना कि 342 होता है 7 का क्यूब। तो 342 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी 342 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या बच्चा, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ यार, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना, ये श्रृंखला है, इसका आपको अगला अक्षर ज्ञात करना, सीरीज का क्वेश्चन है, और अगला अक्षर आपको निकालना है, अगला अक्षर क्या होना चाहिए। बहुत इजी है, और देखो यार इस प्रकार से बच्चों वाले सवाल एग्जाम में पूछता है, आप गलत कराते हैं, है ना। गलत नहीं करने मेरे भाई। बच्चा देखो CDFI, आपको अगला बताना है क्या होगा। अब C के बाद D आता है तो +1 का डिफरेंस है, DEF यहाँ +2 का डिफरेंस है, F के बाद आता है FGHI यानी कि +3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक सीरीज आप देख रहे होंगे +1 +2 +3, +1
प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर यहाँ पर क्यों ना यहाँ पर प्लस 4 होगा, तो बस यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई प्लस 4 कितना होता है, आई जे के एल एम, ठीक है, तो एम आपका आंसर हो जाएगा। एम को टिक कर लीजिए, एम आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, एम को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से बच्चा आपको तरीका, ये बेस्ट तरीका होता है, ऐसे आपको करने हुए होते हैं। सी के बाद डी आ गया, तो यहाँ पर सी के बाद डी प्लस 1 का डिफरेंस है, डी के बाद एफ प्लस 2 का डिफरेंस है, एफ के बाद आई प्लस 3 का डिफरेंस है, आई के बाद एम प्लस 4 का डिफरेंस, तो आंसर हो जाएगा आई प्लस 4 एम आता है आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत की हमें पहचान करना है, असंगत की पहचान कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, असंगत की पहचान कर लीजिए। ठीक है, देखो मैं आपसे 12 बता चुका हूँ यार, इजोटी, इजोटी वाला तरीका आप याद रखिए, इजोटी। ई 5वें नंबर पर आता है, जी आपका 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15वें नंबर पर आता है, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, और बाई आपका 25वें नंबर पर आता है। ठीक है, अब इससे आप कोडेंट डिकोडिंग हुए आपके, और भी जितने मतलब अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है जो जिनमें आप बीच में बदल जाते हैं कि भाई टी के बाद क्या आता है ना, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो एजोटी तरीका याद रख लीजिएगा, और मैं बाकी मैं आपको बताऊंगा यार, ए से लेके जेड तक आप अल्फ़ाबेट की एक एक मतलब चीज़ होती है, जैसे यू 21वें नंबर पे आता है, और ऐसे आपको चीज़ें याद रख लीजिएगा आप। और ठीक है, इजोटी एक बढ़िया तरीका होता है, इजोटी। अब ये जो अल्फ़ाबेट है वो आपका 1 नंबर पर आता है, ये अल्फ़ाबेट 1 नंबर पर आता है। एम अल्फ़ाबेट आपका 13वें नंबर पर आता है। कैसे चेक करेंगे हम, जे के एल एम, एम आपका 11 12 13वें नंबर पे एम आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। टी आपका 20वें नंबर पर आता है, जो टी आपका 20वें नंबर पर आता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब जो सी है, सी फॉर कैट, कैट आपका 5वें नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर कैट 3 नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर बिल्ली है, तो ठीक है, तो कैट आपका आता है 3 नंबर पर। ठीक है, तो ए आपका 1 नंबर हो गया, बी का हो गया 2, सी का हो गया तीसरा, तो सी आपका तीसरे नंबर पर आता है, ना कि 5वें नंबर, तो ये वाला आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका असंगत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का राइट है, या राइट आंसर हो आपका। एक विशेष कूट में इनफ को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है, उस कूट में एक्सिस कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बता दीजिए क्या दिक्कत है। एक कोड में इनफ है, इनफ, इनफ, इनफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं ONEHGU, ये लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक्सिस का बताना है, एक्सिस कैसा लिखा जाएगा। देखो बहुत ही इजी तरीका है, यहाँ आपने देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना परफेक्ट होंगे यार, है ना। अब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने यहाँ देख रहे होंगे आपकी, यार आप कहोगे अमन सर यहाँ मुझे चीज़ें कुछ अलग सी दिख रही हैं। अब मैं कहूँ भाई क्या दिख रही हैं, तो आप देखो ओ यहाँ पर एन एन से मैच कर रहा है, ई से मैच कर रहा है, ठीक है, यू से मैच कर रहा है, एच आपका इससे मैच कर रहा है, जी आपका इससे मैच कर रहा है। तो आप कहोगे सर क्यों ना ये वाला पैटर्न लगा दें हम, तो मैं कहूंगा भाई लगा लो ना, क्या दिक्कत है इसमें पैटर्न लगाने में, बात तो बिल्कुल सही है, वाला पैटर्न आपका मैच आउट हो गया। तो ऐसे आपको चीजें फाइंड आउट करने होते हैं कौन सा पैटर्न लगेगा, तो बस एक्सिस का हो गया। कुल मिला के मेरे भाई पका पकाया सब कुछ आपको खाना मिल रहा है, परेशान आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं होना है, बस आपको थाली में परसना भर है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थाली में परसना है बस केवल, है ना। अब यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, एस एस हो जाएगा, ठीक है, सी का सी यहाँ पहुंच जाएगा, ई यहाँ पहुंच जाएगा, एस आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ई आपका यहाँ पहुंच जाएगा, बात खत्म। सी एक्स ई एस एस ई आंसर हो जाएगा, सी एक्स ई एस एस ई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ ना, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको याद हो, है ना। ये आपका आ गया 4th वाला क्वेश्चन बच्चा, ये आपका आ गया 5वां वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया मेरे भाई 6वां वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपका 7th, ये 8 वाला 8 क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए, 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, हमें इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है कि लुप्त पद कौन सा होगा। ठीक है, तो बताना है आपको भाई, अर्थ का कोड आपका HDUWK है, उसी पे बीनस का कोड क्या होगा, ठीक है, बताओ भाई।
देखो अर्थ है, अर्थ, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा भाई। देखो एग्जाम के टाइम पर तो आप सीधे सीधे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ। और एच डी, अर्थ एच डी यू डब्ल्यू के से रिलेट कर रहा है, एच डी यू डब्ल्यू के, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ देखेंगे यार, ई और एच में आकर क्या क्या कितने का डिफरेंस है। ई एफ जी एच +3 का डिफरेंस है। ई और डी में +3 का डिफरेंस है। पी क्यू आर एस टी यू 3 का डिफरेंस है। टी यू भी डब्ल्यू यानी कि +3 का डिफरेंस है। एच और के बीच भी +3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर +3 +3 +3 +3 वाला अपना पैटर्न यहाँ पर बन गया है। एडिशन वाला ये पैटर्न होता है, ये बन गया है आपका, ठीक है। अब बीनस में भी यही हाल होगा, बीनस +3 भी +3, आंसर हो जाएगा +3 +3 +3 +3 +3 भी +3 भी +3 बाई हो जाएगा, ठीक है। देखो अब सुनना बात को, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ साथियों। मैंने रीजनिंग में 12 से 13 बार रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, 12 बार रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं मान लो एग्जाम में बैठा होता तो मैं क्या करता, मैं भी +3 नहीं करता। मैं सही बताऊँ, मैं भी +3 नहीं करता, क्योंकि मुझे ऑप्शन में पका पकाई चीज मिली है, मैं क्यों करूँ दिमाग लगाऊंगा यार। बाई तो यहाँ पर सब सारे में बाई है, तो ऑब्वियसली बाई होगा, होगा ना भाई। अब ऊपर से अब मैं ई का बस केवल एग्जाम में ई का प्रोजेक्ट सॉल्व करता है भाई, ई से मेरी पूरी कहानी सॉल्व हो जाती। अगर मैं ई का करता तो मेरा पूरा हो जाता, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार मैं। अब ई के बाद ई +3 कितना होता है, एफ जी एच, एच हो गया ना, तो यहाँ बाई जे एच हो रहा है। तो बाई एच कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में बाई एच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आपका है ऑप्शन नंबर डी, बाई एच क्यू एक्स भी होगा। ऑब्वियसली बात है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो। ये स्मार्ट तरीका होता है, इसमें आप सेकंडों में कर सकते हैं। बाकी आप फिर टाइम आपका पड़ा हो तो भाई आराम से गिनते रहो। अब n+3 क्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, भी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यार वो, है ना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से तरीका होता है, ये आपको टाइम वेस्ट फिर नहीं करना। जैसे ही आपको कड़ी मिल जाए तो उसको जोड़ देना है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करना। अगर टाइम बर्बाद किया तो और क्वेश्चन स्किप कर दोगे आप। मोस्टली बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है, वो रीजनिंग का फुल मार्क स्कोर नहीं कर पाते हैं और वो 40 पे अटक जाते हैं। सरल से सरल पेपर में 40 नंबर में अटक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जिसमें आप इजीली स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं ना, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उस बेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है। गणित हुआ आपका, भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन हुआ, ठीक है मेरे भाई। अब आपको इसमें बताना है बेन आरेख में आखिर क्या हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई जो निम्नलिखित शब्दों के बेन, देखिए बेन डायग्राम से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो बेन डायग्राम अपना अपना अच्छा बना के चलिएगा, ठीक है। तो बाकी गणित, भौतिक और रसायन, और मतलब इसमें कौन से आएंगे, तो देखो गणित अलग सब्जेक्ट है, मैथ अलग सब्जेक्ट है, आपका भौतिक अलग सब्जेक्ट है मेरे भाई, और रसायन आपका विज्ञान अलग सब्जेक्ट है, यानी केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें आपकी होंगी। तो साथियों मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आई होप कि आपको बहुत शानदार मजा आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो। और बाकी साथियों 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आपको जरूर बताना है मेरे भाई। 10 में कितने सही हैं कमेंट करके आप बताइएगा, और ठीक है। बाकी साथियों हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बेन आरेख चुनना है हमें, ठीक है। हमें इसके लिए बेन आरेख, सबसे उपयुक्त जो बेन आरेख है उसको चुनना है। बर्तन, फर्नीचर, कपड़ा। बर्तन, फर्नीचर, कपड़ा है आपका। अब चुन लीजिए क्या दिक्कत है। बर्तन, फर्नीचर और कपड़ा हो गया। अब इसमें से आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आपको इसको बताना है आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में। 10 में से साथियों पे कितने क्वेश्चन सही हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।